शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। चलो। हेलो फ्रेंड्स, खबर एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मलिक फरीदी। पिछले कुछ हफ्तों में देश में जिस तरह का जहरीला और हिंसक माहौल उभर कर आ रहा है, आप यकीन जानिए चिंता भी बहुत होती है, दुख भी बहुत होता है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से अस्थिरता के पूरे बादल जो मंडरा रहे हैं, सत्ता में बैठे हुए ऊंचे ऊंचे पदों पर लोग, और वो लोग जिनकी सामाजिक और आर्थिक ताकत जितनी है, उनके हजारों नहीं बल्कि लाखों करोड़ों फॉलोवर्स हैं, उनके मुंह से हम देख रहे हैं कि हिंसक बातें निकल कर आ रही है, जो कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था है भारत में, जो सरकार है, जो संविधान है, जो जुडिशरी है, उस सबको एक तरह से अंडरमाइन करती है। मैं कहूंगा बहुत बुरी तरीके से उसे कमजोर करती है। करनी सेना का मैं जिक्र कर रहा हूं। आगरा का ये वीडियो हमारे सामने आया है, जिसमें करनी सेना के 2, 4, 6, 5 लोग नहीं बल्कि खबरों के मुताबिक 80,000 से ज्यादा लोग ने आगरा में जाकर वहां की मुख्य सड़कों को, हाईवे को जाम कर दिया। पुलिस वहां पहुंची तो जहां लोग ने वहां जो मंडप लगा रखे थे, या जिस तरह से जो टेंट उन्होंने लगा रखे थे, उन टेंटों में घुसने की तक की इजाजत पुलिस को नहीं मिली। पुलिस ने जाके बाकायदा इन प्रदर्शनकारियों से, हिंसक लोगों से उन्होंने हाथ मिलाया, और हाथ मिलाने के बाद वापस लौट गई पुलिस। यानी कि कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, कोई पुलिस हिरासत में किसी को नहीं लिया गया है। तो इन लोगों के खिलाफ जो लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं, जो लोग नंगी तलवारें हवा में लहरा रहे हैं, पुलिस को आने की इजाजत नहीं दे रहे हैं, उनके खिलाफ ना कोई केस दर्ज हुआ है, ना कोई जेल गया है, ना किसी को भी उनकी सुरक्षा को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, बल्कि वो लोगों की सुरक्षा का खतरा है। या बाकायदा हम एक सांसद का जिक्र कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लल्ला सुमन, जो कि बहुत वरिष्ठ और पुराने नेता है, एक बड़ा दलित नाम और चेहरा है उत्तर प्रदेश की राजनीति का। उनके ऊपर जब से उन्होंने राणा सांगा को लेकर बयान दिया है पार्लियामेंट में, राज्यसभा में, उनका ये बयान है। ऐसा नहीं है कि कोई तैश में आके उन्होंने किसी महफिल में कोई बात कह दी या किसी पत्रकार के सवाल का जवाब दिया हो, बल्कि बाकायदा ये एक लिखित ये स्पीच उन्होंने पार्लियामेंट में दी है, राज्यसभा में दी है, जिसको लेकर ये तमाम तरह के जो बयान है, तमाम तरह के जो विरोध प्रदर्शन है, वो किए जा रहे हैं। तो आप ये देखिए 80,000 से ज्यादा जो लोग हैं उन्होंने प्रदर्शन किया। इसके बाद करनी सेना और पुलिस के बीच रिपोर्ट्स ये कह रही है कि जबरदस्त भिड़ंत हुई है। जी हाँ, एक तरफ वो लोग हैं जिनको नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। 15 मिनट अगर वो खुदा की इबादत करना या प्रभु की उपासना करने को 15 मिनट के लिए सड़क पर जाकर नमाज नहीं पढ़ सकते, यहां तक कि ऑर्डर आ गया है कि लोग अपनी पार्किंग, अपनी छतों पर भी नमाज नहीं पढ़ सकते। यहां तक पुलिस ने कहा, ये वही पुलिस है जो मुसलमानों से ये कहती है कि आप 15 मिनट की नमाज नहीं पढ़ सकते। ये वही पुलिस है जो कह रही है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस, जिसने कहा कि एक दिन होली का आता है और 52 हफ्ते रमजान के आते हैं, 52 हफ्ते जुम्मा के आते हैं, आप क्या एक दिन घर में नहीं बैठ सकते? वही पुलिस अब छावनी बन चुका है। पूरा जो आगरा का ये पूरा रीजन है, जहां 80,000 से ज्यादा लोग ने जिस तरह का उत्पात मचाया हुआ है, पूरे हाईवे को उन्होंने जाम कर दिया और भिड़ंत हुई है, ये बताया जा रहा है। तलवारों और डंडों के साथ, तलवारों और डंडों के साथ ये लोग आतंक मचा रहे हैं, क्योंकि उनका एक बयान पसंद नहीं आया जो राणा सांगा के खिलाफ दिया गया था। ये करनी सेना के लोग अपने को क्षत्रिय कहते हैं। क्षत्रिय यानी कि राजपूत समाज के लोग हैं, यानी कि एक कास्ट को, यानी एक जाति को नुमाइंदगी ये लोग करते हैं। और जिस तरह से वहां पे महिलाएं और पुरुष पहुंचे, उन्होंने बाकायदा ये कहा कि हम क्षत्रिय समाज के लोग हैं और हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि राणा सांगा के खिलाफ कोई भी बात की जाए। मैं एक ही पल में आपको बताऊंगा क्या बयान है, सुनवाऊंगा भी आपको, लेकिन ये जो उनकी जान खतरे में बताई जा रही है, आप ये सोचिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाकर जो रामजी लल्ला सुमन है, उनको बाकायदा अपील करनी पड़ी, अर्जी लगानी पड़ी, क्योंकि उनके परिवार को खतरा है, उनका ये कहना है, उनकी जान को खतरा है, उनका ये कहना है, उनको तबाह कर दिया जाएगा, ये कहने की बात हो रही है। तमाम तरह का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। यानी कि वो व्यक्ति जो मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का इतना बड़ा व्यक्ति है, इतना बड़ा कद है, ये व्यक्ति है, राज्यसभा का सांसद है, और 1999 से लेकर 2000 तक का वो फिरोजाबाद लोकसभा सीट से सांसद भी रहे हैं। आइए सुन लेते हैं रामजी लल्ला सुमन ने क्या कहा अपनी स्पीच में राज्यसभा में। जानना चाहूंगा, ये देश किसी के बाप का देश है। हिंदुस्तान में विभिन्न जातियों के, धर्मों के लोग रहते हैं। इस देश की मिट्टी पर जितना अधिकार हिंदू का है, उससे कम अधिकार हिंदुस्तान के मुसलमान का है। राष्ट्रीय आंदोलन में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोगों ने तिरंगे झंडे के नीचे एक कौम बनाई। आखिरी मुगल बादशाह जफर, उसके बेटों का सर कलम कर दिया गया, बादशाह जफर के पास भेज दिया गया
और अंग्रेजों ने कहा दमदमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी पड़ी अब तेग हिंदुस्तान की। बूढ़े बादशाह जफर ने कहा गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तख्त से लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। सभापति महोदय, कौन है इसका ठेकेदार? हर बात में एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान, इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय, ये बहुत सभापति महोदय, ये देश की एकता आप अनुभवी आदमी है, बातचीत में संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें, संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। 21 मार्च का ये बयान दिया गया था, उसके बाद से आप जानते हैं कि पहले ही फजीदे हो चुका है, उनके घर पर चढ़ाई करने की कोशिश हो चुकी है। अब ये दोबारा जो उनकी सालगिरह थी राणा सांगा की, उस पर आकर दोबारा लोगों ने यहाँ हजारों की तादाद में आकर उत्पात मचाया और ये भी कहा करनी सेना के लोगों ने कि ये तो अभी सिर्फ एक झांकी है, ये तो ट्रेलर है, अगर हमारे लोगों के, हमारे नायकों के सम्मान को ठेस पहुंचाएंगे तो इससे ज्यादा हम कुछ कर सकते हैं। तो ये बयान जो इनका था, ये मैं आपको बताता हूं। इन्होंने कहा था कि ये जो बाबर के लेकर पूरी डिबेट हो रही है कि कैसे बाबर को बादशाह, बाबर को मुसलमानों से जोड़ा जाता है, उसको लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम ये जो हो गया है कि मुसलमानों में बाबर का डीएनए है। मैं ये जानना चाहता हूं कि बाबर का डीएनए तो मुसलमानों में है, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को आदर्श मानता ही नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। मैं ये जानना चाहता हूं कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। बाबर का तो आलोचना करते हो, लेकिन राणा सांगा की आलोचना क्यों नहीं करते? अब इस बयान से आपको असहमति हो सकती है, इस बयान से आप नाराज हो सकते हैं, अपनी नाराजगी आप दर्ज कराइए। जिस तरह से जो रामजी लल्ला सुमन ने उन्होंने कुछ बोला है, आप भी कुछ बोलकर अपनी बात खत्म कीजिए। लेकिन नंगी तलवारें लहराकर, पुलिस को चुनौती देकर, डंडे बाकायदा वहां पर दिखाकर जिस तरह से पूरा उत्पात मचाया गया एक बयान के लिए, एक सांसद की जान, उसके पूरे परिवार की जान को जिस तरह से खतरा बताया जा रहा है, उसी देश में जैसे आपको बताया, जिस देश में नमाज पढ़ने की सड़क पर 15 मिनट नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, क्योंकि कहा जा रहा है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को घेरा नहीं जा सकता। जहां पर ये लोग थे, करनी सेना के लोग थे, क्या वो पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं थी? क्या वहां हमने नहीं देखा कि लोग जिस तरह से उत्पात मचा रहे हैं, पूरे लॉ एंड ऑर्डर को, कानून व्यवस्था की जो खिल्ली वहां पर उड़ाई जा रही है, क्या वो नहीं नजर आता? सीधे तौर पर यह पता चलता है यहाँ पर कि जिस तरह से ना कोई पुलिस, ना लाठी चार्ज किया, ना पुलिस ने कोई एफआईआर की, ना कोई जेल गया। और टीवी चैनल पर आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि करनी सेना के जो कार्यकर्ता है वो नाराज है, वो खफा है, उनकी भावनाएं जो है उनको धक्का पहुंचा है, उनकी भावनाओं को चोट पहुंची है। इतनी हमदर्दी भरे अल्फाज, हमदर्दी भरे शब्द उनके लिए कहे जा रहे हैं कि पता नहीं चलता है कि इस पर हंसा जाए या रोया जाए। सीधे तौर पर करनी सेना के लोगों पर इसलिए भी कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि जो मुख्यमंत्री है हमारे उत्तर प्रदेश राज्य की, उनकी भी वही जाति है जो करनी सेना के लोगों की जाति है। ये वही वोट बैंक है, यानी अपने लोगों को जाहिर है नाराज नहीं कर सकते। वो तो वही वोट बैंक है जो कल को अगर चुनाव होता है उत्तर प्रदेश में, तो यही करनी सेना के लोग जो आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कल को भाजपा के लिए वोट भी डालेंगे। तो सीधे तौर पर जो वोटर्स है, जो एक धर्म के मानने वाले हैं, जो उच्च जातियों के लोग हैं, उनको एक तरह का कानूनी संरक्षण दिया जा रहा है, उनको एक तरह से सत्ता का संरक्षण दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ कुमार विश्वास जैसे लोग, दूसरी तरफ जो रामदेव जैसे लोग हैं, जिनको मैंने कहा कि जिनकी फॉलोइंग हजारों में नहीं बल्कि करोड़ों में है, वो भारत के दबे कुचले, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से बिल्कुल हाशिए पे पड़े हुए जो अल्पसंख्यक समुदाय है, उसके खिलाफ जिस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं, अपने आप में बेहद तकलीफ की बात है। रामदेव से लेकर और कुमार विश्वास जैसे लोग, उत्तर प्रदेश की सरकार, उसके अधिकारी जिस तरह से बाकायदा एक पूरे तबके को
दोयम दर्जे का नागरिक बनाने पर तुले हुए हैं। दूसरी तरफ केंद्र सरकार वक्फ जैसे कानून लेकर आ रही है जो सीधे तौर पर आधिकारिक रूप से मुसलमानों को एक तरह से दोयम दर्जे का नागरिक के तौर पर स्थापित कर रही है। और इस सब को अगर काफी नहीं है ये सब, तो ये तस्वीरें आप देखिए अपनी स्क्रीन पर जो आपको बताएंगी कि भारत में कानून व्यवस्था, भारत में जो संविधान है, भारत की जो सरकार है वो किस तरह से एक तबके को, एक धर्म के मानने वाले लोगों को और दूसरे धर्म के मानने वाले लोगों के बीच किस तरह से सीधे तौर पर फर्क पैदा कर रही है कि रामदेव जैसे लोग किस तरह से शरबत, खाना पीना, लोगों का पहनना ओढ़ना, ये कारोबारी जो सेठ है, जो बाबा के नाम पर बाबाओं का जो एक तरह से कपड़े पहनकर उनका वेश धारण करके जो ये बड़े बड़े सेठ है, करोड़ों अरबोपति जो लोग हैं, किस तरह से जहर का शरबत लोगों को पिला रहे हैं। रामदेव ने सीधे तौर पर यह कहा कि ये शरबत अगर आप पीते हैं, यानी एक तरफ जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनका बुरा भला कहकर कि आप टॉयलेट क्लीनर पी रहे हैं, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि अगर वो नहीं पी रहे हैं, आप तो ये शरबत पी रहे हैं, इससे जिसके पैसे से मस्जिद और मदरसे बनाए जा रहे हैं। तो इस तरह की घटिया गंदे बयान आ रहे हैं। दूसरी तरफ कुमार विश्वास जैसे लोग जो ताजमहल को भी नहीं बख्श रहे हैं, ना तो सिर्फ औरंगजेब की बात छोड़ दीजिए, आप तैमूर की बात छोड़ दीजिए, आप शाहजहां जैसे बादशाह को भी नहीं बख्शा जा रहा है। और कहा जा रहा है कुमार विश्वास के जरिए कि पता नहीं कौन से नंबर की जो पत्नी है उनके नाम पे ये बनवाया गया। तो इस तरह की बातें इन तरह के लोगों के मुख से हम सुन रहे हैं। लेकिन एक छोटी सी बात आपके साथ करने के बाद इस वीडियो को मैं खत्म करूंगा, वो ये कि ये देखकर खुशी हुई कि एक तरफ रामदेव जैसे लोग कह रहे हैं, शरबत को कह रहे हैं शरबत जिहाद है, दूसरी तरफ ऐसे भी लोग बड़े बड़े तादाद में आए, सोशल मीडिया पर आए, जिन्होंने फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर रूह अफ़ज़ा शरबत को लेकर उन्होंने अपनी तस्वीरें जारी की और एक तरह से एक सपोर्ट दिखाने की कोशिश की। रूह अफ़ज़ा नाम भी यही है कि जो रूह को ताजा कर देने वाला जो शरबत है, रूह को अफजल कर देने वाला जो शरबत है, उसको रूह अफ़ज़ा कहा जाता है। रूह अफ़ज़ा में कितनी शुगर है, आप उसे पीना चाहते हैं या नहीं, आप मीठे के शौकीन हैं या नहीं, ये आपकी मर्जी है। लेकिन एक खास इंस्टीट्यूशन जो उसे बनाता है, उसको और उसकी पहचान को एक तरह से हमला करके पूरे मुस्लिम समुदाय पर हमला करने की जो कोशिश, उनके कारोबारी हितों पर जो हमला करने की कोशिश हुई है, मैं ये कहता हूं कि ये तस्वीरें जो उभर कर सामने आई है, जो लोग समर्थन करने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरह से रामदेव जैसे लोगों के ऊपर, उनके मुंह पर करारा तमाचा है। शुक्रिया दोस्तों।